हेरिडिटी। तो जो भी चीज है इसको कहते हैं वंशानुगत। जो भी चीज एक क्रम से दूसरे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। सो वॉट एवर ट्रेड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, some of the features you may be adhering, you may be having some features of your father or mother, any of your parents। तो जो फीचर्स उनसे आप में आए हैं, चाहे आईज का, चाहे नोज का, चाहे फेस का कोई भी शेप हो या बॉडी का शेप, तो वो जो भी आया है दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। एंड वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इट इज कॉल्ड हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उसे क्या कहते हैं? वॉट एवर इंफॉर्मेशन is transferred is called hereditary information। उसको hereditary information कहते हैं। आइए प्लीज। ओके, दिस इज कॉल्ड hereditary information। सारी चीज लिखिए। Now, these features जो भी ट्रांसफर होते हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस आर, डीएनए इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए में ये सब होता है, ठीक है? ये सब कहाँ होता है? तो डीएनए इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए में ये सारी चीजें होती हैं। एंड डीएनए इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसमें जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में ये चीजें रहती हैं। अब जरा देखें सर। हाँ, तो क्रोमोसोम इट इज जेनेटिक मटेरियल एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। इट्स स्ट्रक्चर इज एक्स शेप, ठीक है, एक्स शेप जस्ट बिफोर डिवीजन। कितनी बात होगी? अब आप कहेंगे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जीन्स है समझो। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम जैसे कोई सेल है, तो सेल के अंदर क्रोमोसोम होगा। जिस समय सेल डिवाइड होने वाला होता है तो उसके सारे ऑर्गेनल्स ईटन अप हो जाते हैं, सब खा लिए जाते हैं। गाल्जी आपरेटस, लाइसोसोम सबको कंज्यूम कर लेता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फैल जाता है पूरे में, अब कुछ नहीं बचता है, ना लाइसोसोम ना कुछ भी नहीं बचता है। सिर्फ कौन सा बच जाता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में इस तरीके से ये क्रोमोसोम आएगा, एक क्रोमोसोम, इस तरीके से दूसरा पेयर क्रोमोसोम, तो तीसरा पेयर क्रोमोसोम। और ऐसे अगर ह्यूमन में देखा जाए तो कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? और इस तरीके से ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। सो ह्यूमन सेल कंटेन्स 23 pairs of chromosomes in which 22 are autosome and one is, बोलो, ठीक कह रहे हैं, in which 22 are autosomes and जो 23rd है वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। 22 आर ऑटोसोम्स एंड 23rd पेयर। हर एक चीज पेयर में, क्रोमोसोम किसमें है? पेयर में है।
23rd इज सेक्स क्रोमोसोम। शयान, ये जो ऑटोसोम है वो क्या करते हैं? ये सारे जो ऑटोसोम है, यस, सो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स है, वो क्या डिटरमाइन करते हैं? हमारे बॉडी में क्या फीचर्स है। ठीक है, नाउ जरा देखो, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम डिटरमाइंस फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड 23rd पेयर क्या करता है? जेंडर। पेयर डिटरमाइंस जेंडर, ये जेंडर डिटरमाइन करता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो चीज है दैट डिटरमाइंस जेंडर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जरा देखो कि इन एनी क्रोमोसोम, मान लो जैसे मैंने ऐसे क्रोमोसोम ले लिया, कॉइल स्ट्रक्चर, इसमें अगर बहुत खोलते चले जाओ तो क्या डीएनए ही मिलेगा? क्या डीएनए ही उलझा हुआ है और उसी से ये उलझ करके बना? डीएनए से ही तो बना 4 बार। सो 4 बार क्वार्टरनरी फोल्डिंग से बना। तो ये जो एनी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइंस वन फीचर, जो हमारी ये नाक को कॉन्वेक्स कर दे या कॉन्केव कर दे, या हमारे हैंगिंग ईयरलोब कर दे या अटैच्ड ईयरलोब कर दे किसी तरीके से, या हमारी ब्लू आइट कर दे, ब्राउन आइट कर दे, ब्लैक आइट कर दे या ग्रीन आइट कर दे, तो कुछ भी जो फीचर डिटरमाइन करे एनी क्रोमोसोम। वैसे हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम है और हर एक क्रोमोसोम में 2000 जीन है, 1-2 नहीं, कितने हैं? 2000 जीन। 2000 जीन का मतलब समझते हो? एक क्रोमोसोम से 2000 फीचर डिटरमाइन करते हैं और हमारी बॉडी में 50,000 फीचर हैं। ये नहीं सोचो कि 8 ऐसी बस एक फीचर हो गया, हर एक चीज का छोटा छोटा फीचर है। नाक का फीचर, तेरा नाक का भी फीचर है, अलग अलग तरीके का फीचर है। तो इस तरीके से एक जीन में कितने, एक क्रोमोसोम में 2000 जीन, तो 22 क्रोमोसोम में कितने सारे जीन? बहुत सारे हो जाएंगे कि नहीं? तो इस तरीके से determine gender. The segment of chromosome which determine one trait is called gene. उसे क्या कहेंगे? Hence chromosome is called genetic material. भाई जीन रखेगा तो नाम तो इसका जेनेटिक मटेरियल ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? So the segment of chromosome which determine, जो क्या कर दे बताइए? विच डिटरमाइन वन ट्रेट, वन ट्रेट डिटरमाइन करे। ट्रेट का मतलब क्या होता है? फीचर। यस, इज कॉल्ड वन जीन, उसे वन जीन कहेंगे। एंड द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो भी है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसको कहते हैं ह्यूमन जीनोम। अगर चले जाओगे चांदनी चौक पे तो वहां इतना बड़ा बड़ा चार्ट लेके खड़ा रहेगा। 2 ही चार्ट बिकते हैं, एक तो पीरियोडिक टेबल ले लो, 20 रुपए की पीरियोडिक टेबल ले लो, ये चांदनी चौक की है, और दूसरी है बेचेगा ह्यूमन जीनोम चार्ट ले लो, तो ही सबसे फेमस है। पूरी स्टडी तहलका मचा रखा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है आपके बुक में हमने दे दिया है, नोट्स में भी, ह्यूमन जीनोम चार्ट। तो दैट इज द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ 23 क्रोमोसोम। वो दिखने में कैसे है, पहला क्रोमोसोम कैसा है, दूसरा क्रोमोसोम कैसा है। 50,000 वैज्ञानिक पूरी दुनिया के इसी पे लगे देखने के लिए कि कौन सा डीएनए, कौन सा फीचर, कौन सा जीन, कौन सा फीचर डिटरमाइन करता है। तो इस तरीके से द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम। क्या कहलाता है बताइए? ह्यूमन जीनोम। कंप्लीट spectrum of chromosome is called human genome। इसको ह्यूमन जीनोम कहते हैं। जीन समझ में आ गया? ठीक है। अब क्रोमोसोम इज जेनेटिक मटेरियल। कितनी बात समझ में आ गई? क्या ट्रेट का मतलब है फीचर, कि आंख कैसी है, नाक कैसी है, करेक्टर।
जो ट्रेट है उसको दूसरा नाम क्या लिखा गया है? फीचर या करेक्टर। हमारे अंदर फीचर्स का क्या है? अब जरा देखें तो वी हैव सीन कि कितने 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब जरा देखें कि जैसे किसी भी सेल में, ओके, तो ये देखिए नाउ किसी भी सेल में जो टोटल क्रोमोसोम्स होंगे वो 2n क्रोमोसोम्स होंगे। कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 2n क्रोमोसोम्स। जरा चेक करें तो जैसे हमारे पास ये देखो सर वो ह्यूमन जीनोम है। ह्यूमन जीनोम चार्ट कहलाता है और ह्यूमन जीनोम है। तो अब जरा देखो कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है, तो ये एक हमारे हर बॉडी के सेल में है। ये देखो एक जैसा दिख रहा है दोनों, ये पेयर में। दूसरा देखो जरा, तो दूसरे में क्या होगा, मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ 2 दिखा रहा हूं, आप अपने मन में मान लीजिए 23 है। जो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल देखा था ना, उसमें 1 क्रोमोसोम था, टूट के इवोल्यूशन होते होते चींटी में 80 हो गया, हाथी में 13 हो गया, हम में 23 पेयर है, ऐसे अलग अलग, कछुए में 32 हो गया, सब में अलग अलग है क्रोमोसोम में। जिस दिन कुछ ह्यूमन में 23 से 24 हो जाएगा, मान लो IS के आतंकवादी हैं, उनमें 24 हो जाएगा, ये मनुष्य नहीं है, इनको हटाओ, ये तो म्यूटेट हो चुके हैं, मनुष्य है ही नहीं। समझ आई बात की नहीं? ऐसी बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से अभी सब में 23 है, चाहे नाइजीरिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, या जो भी है, सब में क्या है? सब में, हम में भी उतने ही है, प्रांजल में भी उतने तो अभी हम सब एक हैं। जानवरों का तो अलग होता है, यानी जानवरों का अलग होता है, लेकिन अभी ये जो भी है ना, हम सब में एक है, 23 है सब में। तो अगर जो 23 वाले हैं, हम अगर नाइजीरियन से शादी करते हैं या अमेरिकन से शादी करते हैं, देन वी आर विएबल। विएबल का मतलब समझ आया कि हम लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर हो कि घोड़ा और गधा मेटिंग कर ले तो ये सही बात है, तो म्यूल पैदा होता है, खच्चर, जो कि विएबल नहीं है, मतलब वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स इट इज नॉट रिप्रोडक्टिव कैपेबल एंड कैन नॉट पुल ऑन इट्स स्पीसीज, अपनी स्पीसीज को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो इस तरीके से जिनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दे आर कंपैटिबल टू पुल ऑन देयर स्पीसीज। बोलो बात समझ में आ गई? तो सेम क्रोमोसोम होना चाहिए। और सबसे पहले वाला जो था, जो प्रोकैरियोटिक था या बैक्टीरिया, उसमें कितने क्रोमोसोम थे? 1। म्यूटेट हो के टूट के कभी अल्ट्रा वायलेट पड़ी तो कभी क्या हुआ, उसमें टूट फूट होती रही। म्यूटेशन का मतलब टूट फूट, विखंडन, और उसकी वजह से अलग अलग तरीके की प्रजातियां बनी। देयर आर ए नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर्म, दिस इज ओनली द इवोल्यूशन। इसे क्या कहेंगे? इवोल्यूशन। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए कि जैसे ये देखो, यहां पर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अलग अलग कलर के होते हैं, इसकी स्टेनिंग की जाती है। तो मतलब ग्राम निगेटिव स्टेनिंग और ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग है, जो कि हम लोगों ने 9th में पढ़ ली है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले ये चीज है, समझ आई बात की नहीं? तो ये क्रोमोसोम है। अच्छा, क्या ये पेयर में है? अच्छा, ये पेयर में है, तो इसको कहेंगे, एक हमें किससे मिला है? क्या फादर से? यस सर। और एक किससे मिला है? मदर। एक फादर से और एक मदर से मिला है। ये चीज, इसमें भी वही ट्रेट है, इसमें भी वही ट्रेट है। हमें कौन सा ट्रेट मिलेगा? जो डोमिनेंट होगा वो मिल जाएगा। मान लीजिए मदर की नाक कॉन्वेक्स है, फादर की कॉन्केव है, और हमें कॉन्केव मिली, तो हम कहेंगे देखो फादर की नाक डोमिनेंट है, वही हमें मिली, मदर की नहीं मिली। बात समझ आई कि नहीं? तो दोनों का अलग अलग फीचर था, जो हमें मिल गया कह देना वही डोमिनेंट है। आंख हमें मदर की मिली है, तो दोनों आंखों में जो माँ की आंख है वो डोमिनेंट है। होंठ हमको पिताजी के मिल गए, तो पिताजी के होंठ, दोनों का फीचर देख लो, उसको कहते हैं अलील्स। अलग अलग आंखें, कहते हो माँ की आंखें कंजी थी, कंजी मुझे मिली, तो वो कांच जैसी आंखें नहीं होती जो, तो कह दो कि वो डोमिनेंट है। तो जो फीचर आपको मिला वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। और जो नहीं मिला वो रिसेसिव। अब जरा देखो सर, अब यहाँ पर ये कितने क्रोमोसोम है बताओ? क्या पेयर में?
तो कितने क्रोमोसोम है बताओ? 2n। जब फुल सेट क्रोमोसोम मिलता है तो उसे क्या कहते हैं बताइए? 2n क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई? दोनों चैप्टर हम कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन के भी पहले 2 पेज हैं और यहाँ के भी दोनों पेज हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बायो का है। तो 2n क्रोमोसोम हमारे यहाँ कहाँ कहाँ है जरा देखो तो। हमारी पूरी बॉडी में जितने भी ऑटो सेल्स हैं, ऑटो सेल्स का मतलब स्टेम सेल्स, सोमा सेल्स पूरी बॉडी में, ब्लड में, जितने भी स्किन में, एपिथेलियल टिश्यू में, कहीं पर भी, यानी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं? स्टेम सेल्स, ऑटो सेल्स। उन्हें क्या कहते हैं? ऑटो सेल्स। समझ में आ गई बात? और उनमें कितने क्रोमोसोम है बताओ? 2n क्रोमोसोम हमारी पूरी बॉडी में है। समझ में आ गई बात? और 2n का मतलब है कि डबल अमाउंट, उसमें फादर वाला भी है और मदर वाला, चीजें जोड़ी में है। क्या कैसी है बताइए? जोड़े में है कि नहीं? ये एक मैनेजर है, इस फैक्ट्री को चलाने के लिए 2n क्रोमोसोम चाहिए, बिल्कुल अच्छे से चलाएगा, अकेला नहीं चला पाएगा। 2n होंगे तो चला लेगा, ये फुल मैनेजर है। Until there are 23 pairs of chromosome, a factory or a cell cannot run properly. रन नहीं कर सकती है, तो इसलिए कितने होने चाहिए बताओ? 23 पेयर होंगे तभी होगी, उसे अच्छी डायरेक्टर कहेंगे। आप समझ में आ गई बात? अब जरा देखो, जब ये सेल बन गया तो इस सेल के बाद दूसरे सेल में क्या डिफरेंस है? क्या? ऑटो सेल्स और दूसरे सेल। देखिए हमारी बॉडी में 2 तरीके के सेल हैं। एक हमारी बॉडी में जर्म सेल है या सेक्स सेल है, जो कि हम लोगों के स्क्रोटम में या टेस्टीज में बनता है, जबकि फीमेल में ओवरी में बनता है। तो यहाँ पर हमें ये बात देख लेनी चाहिए कि फीमेल में ओवरी में बनेगा यहाँ पर, तो ये सेल यहाँ पे बन रहा है। तो पूरी बॉडी में भी जनरेट हो रहा है। अब हम यहाँ मियोसिस और माइटोसिस देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि यहां पर भी सेल बनेगा, यहां एग बनेगा, यहां क्या बनेगा? वो एन होगा, वो अभी हम बताने जा रहे हैं कैसे होगा। लेकिन यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? उसमें सिर्फ एन क्रोमोसोम होंगे। उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? एन क्रोमोसोम होंगे। दैट इज ओवरी, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल। अब जरा देखो, इसी तरीके से मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होगा? सो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में यहाँ स्पर्म को दिखाया भी गया है। ये स्पर्म है और ये इसके अंदर टेस्टीज है, स्क्रोटम के अंदर। तो यहां पर भी जो रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पर क्या बनेगा बताओ? एन क्रोमोसोम। उनको कहते हैं जर्म सेल, उनको कहते हैं सेक्स सेल, उनको कहते हैं स्पेशलाइज्ड सेल, या उनको कहते हैं गेमीट। क्या कहते हैं? जर्म सेल भी बोलते हैं। हाँ, जर्म सेल, सेक्स सेल, गेमीट, स्पेशलाइज्ड सेल। तो उसमें उनका काम है क्या? जिंदगी भर उनका काम मेहनत नहीं करना, उनको काम है तुम बच्चे पैदा करो। और पूरी बॉडी को क्या काम करना है? खाना खाना है, खाना पचाना है। उनको बहुत अच्छे से रखा जाता है। तुम्हें स्पीसीज चलानी है बात कि नहीं? और सारा न्यूट्रिशन बॉडी का वहां भेज दिया जाता है कि आपको आगे हमारी स्पीसीज को फुल ऑन करना है। तो बात समझ में आ गई? तो हमारी बॉडी में n अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहां है और 2n अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहां है? यानी 2 तरीके के ना, एक 2n यानी फुल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम कहां है? बोलो। न्यूक्लियस में नहीं है। यस, in our body full amount of chromosome, that is 23 pair of chromosome is present in auto cell. However, in our reproductive organ only half amount of chromosomes are present, that is called haploidic. और जहां फुल है, पेयर में है, तो उसे क्या कहेंगे? डाइप्लॉइडिक। समझ आई बात कि नहीं? तो अभी आपको यहाँ पर क्या बात बताई गई कि सर रिप्रोडक्टिव पार्ट में की पूरी बॉडी में 2n क्रोमोसोम। बोलो, फिर से बोलो। सर रिप्रोडक्टिव पार्ट छोड़ के पूरी बॉडी में 2n क्रोमोसोम है। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, चाहे टेस्टीज हो चाहे ओवरी, वहां कितने क्रोमोसोम है? n, हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। अब जरा देखो, तो ये देखिए कि यहां तक बात हो गई।
अब हम यहां से देखें कि जब इस चीज को क्या होगा, ये क्या काम कर रहा है, अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो ये कह रहा है ठीक है हम बढ़ रहे हैं और तुम किस तरीके से ऐसे बंधे रहो, एकदम से खुले घूमो। तो अब ये जब खुले घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ये 4 तरीके के हैं, कौन कौन से बताओ। क्या रेड है उसको खोल के घूमने दिया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा बताओ, इसमें ग्रीन भी है क्या, कलर का कुछ फर्क है क्या सर? कलर का फर्क है, वो जब स्टेन करोगे ना तो स्टेन करोगे आगार मीडियम में या किसी चीज से, दूसरी चीजों से, मिथाइल ऑरेंज से, तो वो कलर्ड हो जाते हैं अलग अलग कलर, फिर उससे स्पेक्ट्रम बनते हैं। तो वो चीजें जैसे बैक्टीरिया को आपने कहा कि हमने कोरोना का ओमिक्रॉन ढूंढ लिया, तो उसको जब स्टेनिंग करते हैं ना, कलर करके पता चल जाता है हाँ ये वो दिख रहा है, यही वो है। स्टेनिंग के बिना तो सब एक ही कलर के हैं, सब ये ल्यूकोप्लास्ट हैं। तो कैसे आप फर्क करोगे कलर करके, तो वो चीज कलरिंग से होती है। अब ये देखो ये सब इसमें घूमने लग गए कि नहीं, बोलो क्यों घूमने लगे, अब इसका साइज बढ़ा, बोलो अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब घर बड़ा हो गया, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। नाउ इट विल, हाँ इधर उधर कहाँ देख रहे हो आप हर बार, पूरी देर आप इसका आपका होमिंग हेड घूम ही रहा है 360 डिग्री। गिरे रहने दो उसको थोड़ी देर, 1 घंटा गिरा रहेगा तो क्या हो जाएगा। कॉपी किताब खुली है, नोट कर रहे हो, बस ठीक है पेन दे देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज हो गई, नाउ सेल स्टार्ट्स ग्रोइंग, हाउएवर क्रोमोसोम गेट डिसमेंटल्ड एंड दे विल फ्लोट एज ए इंटेंगल्ड क्रोमाटिन। वो अब क्या करना है बताओ, इंटेंगल्ड क्रोमाटिन है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, क्या ये भी 2n है, और ये चीज क्या है बताइए, इंटेंगल्ड क्रोमाटिन। लेकिन अब ये सेल ने कहा नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारा साइज क्या हो गया है, नाउ वी हैव टू डिवाइड, क्योंकि डिफ्यूजन से पुल ऑन करना मुश्किल है, अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवीजन में डीएनए से कहा जाता है कि तुम एक सिरे से खुलना शुरू करो, और खुलना शुरू करोगे तो जब खुलोगे तो यहाँ से दूसरा लिपटेगा और यहाँ से दूसरा, समझ में आई कि नहीं। Yes, sir. अभी जैसे हमने कहा था उसका काउंटर पार्ट उससे लिपटेगा, एडेनिन से साइटोसिन और गुआनिन से थाइमिन, तो वो चिपक के बन जाएगा, और ये 1 सेकंड में 2000 जुड़ जाते हैं, 1 सेकंड में 2000, आप समझ लो। और खट, और यही नहीं, पीछे प्रूफ रीडिंग भी चलती है कि कहीं कोई गलत तो नहीं जुड़ गया, ये भी देखा जाता है कि कोई गलत तो नहीं जुड़ गया, ग्लूऑन से जोड़े जाते हैं, स्ट्रिपेट से काटे जाते हैं, तो ये आगे देखा जाता है, क्यों एक गलत जुड़ गया तो वो बच्चा अपंग पैदा हो जाएगा, जबकि इतनी लंबी लेंथ है 6000 चक्कर लगाए जा सकते हैं। जरा सा गलती हुई नहीं, बच्चे में म्यूटेशन आ गया, तो प्रूफ रीडिंग भी चलती कि कहीं कुछ गलत तो नहीं जुड़ गया, ऐसा तो नहीं हो गया, समझ में आई बात की नहीं। तो ये चीज अब यहाँ पर क्या होगा, इसका अगला प्रोसेस क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। इसका अगला प्रोसेस क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। जरा उस चीज को हम देखें कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। Okay. The district for the bottom strand. We'll be able to identify the key structural features of DNA, as well as describe the importance of those features for function. During this video, we will look at different representations आप of the देख रहे DNA हैं molecules बीच में within फॉस्फेट और वो है, but all of these represent the same structure. बीच में क्या क्या चीजें हैं, बीच में है एडिनिन, वो बेस है, 4 चीज बेस, एसिड और बेस होता है, तो बीच में बेसेस हैं, और किनारे क्या है, शुगर और फॉस्फेट। आप देखो At the cell, you will most commonly find double-stranded DNA, in which 2 strands intertwine to form a double helix. The most common form of the DNA double helix, which is what we will discuss here, is also called B-form DNA. Now, let's move to a more simplified representation of DNA to discuss the details. We can unwind the double helix. ये देखो अनवाइंड हो गया, खोल दिया, See the chemical structure inside. अब देखो Each strand is a polynucleotide, meaning the strand is made up of many individual units called nucleotides. A nucleotide has 3 components: the 5 carbon
carbon sugar, a phosphate शुगर group, फॉस्फेट one of 4 possible nitrogenous bases. और ये बेस है Adenine, गुआनिन, guanine, हाँ, थाइमिन, thymine, and cytosine. The nitrogenous base is always attached at the 1' carbon of the sugar. If we ये जो है ये शुगर से जुड़ा है। शुगर किससे जुड़ा है? फॉस्फेट। sugar शुगर किससे जुड़ा है? with the neighboring sugar. The sugar is called deoxyribose because it is missing a hydroxyl group at the 2' carbon. बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर ब्लू वाला फॉस्फेट है। देखो ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, 5 इसमें कार्बन है तो पेंटोस शुगर। और ये 4 हमने कौन कौन से बताया, बता सकते हो 4 कौन कौन से बेस? उसकी जरूरत है। एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन और सर थाइमीन, ये चीजें। अब जरा हम आगे देखें। ये देखो ये सारी चीजें हमने देख ली और आगे बढ़े। अब देखो ऐसे थाइमीन, ये क्या होगा, साइटोसिन, एडेनिन, ये सब जुड़े। बीच में फॉस्फेट देखो कैसे दिखा रहा है, फॉस्फेट ऐसे भी दिखा रहा है, देख रहे हैं आप। और शुगर 5 की है तो पेंटोस शुगर, और ये ऐसे ऐसे जुड़े हैं तो एक लिंक है कि नहीं? फॉस्फोडाइएस्टर क्या है? बोलो। फॉस्फोडाइएस्टर मतलब क्या है? जब फॉस्फेट और शुगर जुड़ जाता है उसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और जब 2 न्यूक्लियोटाइड क्या है, इन दोनों को मिलकर न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और अगर न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ा तो न्यूक्लियोसाइडिक लिंकेज, और उसको फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जो 11th में अभी हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको इतना देखना है कि अगर एक शुगर और एक एडेनिन, एक बेस और एक फॉस्फेट, इस तरीके की लंबी लिंक है। अच्छा, शुगर, फॉस्फेट और एक बेस, इसको ये मिलके बन जाए तो ये बहुत लंबी बन जाए तो उसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इन तीनों को सिर्फ क्या कहेंगे बताओ? न्यूक्लियोटाइड। फिर से समझो, न्यूक्लियोटाइड अभी दिखाऊंगा। कौन से 3 मिलके न्यूक्लियोटाइड है बताओ? शुगर, फॉस्फेट और एक बेस, उसको क्या कहेंगे? और जो इससे बड़ी लंबी चेन बन जाए, माला बन जाए, तो पॉली लग जाएगा कि नहीं? क्या डीएनए का दूसरा नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड है? बोलो, बात समझ में आ गई? वो भी हम पूरी बात दिखा देंगे। मतलब न्यूक्लियोटाइड किन 3 चीजों से मिलकर बताओ न्यूक्लियोटाइड है? अगर कोई कह दे यही दोनों, इसका ये क्या है बताओ अनीशा? और ये क्या है? बेस। ये दोनों मिल जाए तो न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? और इसके साथ एक फॉस्फेट मिल जाइए तब क्या कहलाएगा? बहुत अच्छा बोलियो, न्यूक्लियोटाइड। और ऐसी लंबी माला बन जाए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही डीएनए कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? डबल स्ट्रैंडेड, किस चीज को? डबल स्ट्रैंडेड। समझ में आ गई बात की नहीं? अब हम देखें। सर बेस सिर्फ थायमिन ही है। बेस 4 हैं। 4 देखो ये सारे बेस हैं जो नीचे हैं। बेस हैं फॉस्फेट। ये देखो ये फॉस्फेट लिखा है कि नहीं? PO4 लिखा है ना इसमें? ये देखो आगे ये इससे बड़ा नहीं होगा, बस इतना ही है। देखा? अब देखो, अब हम अब ये देखो दो स्टैंड हो गए, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। वो हम बाद में बताएंगे। ये सब चीजें एक सीधा चलता है, उल्टा चलता है। अब देखो आगे बढ़े। ये देखो बेस लग गए, तो आप देखो जी किसके साथ जुड़ा? देख लो। आप बोलो क्या बोल रहे हो? सर जी तो गुआनिन, देखो इसमें 3 बॉन्ड है कि नहीं? हाँ सर। तो गुआनिन में जी और सी जुड़ा, और एक के साथ क्या जुड़ा? टी। तो एट GC आप याद करो। वो हम ठीक कर देंगे, अगर गलत लिखा है तो ठीक कर देंगे, यही सही है। बताओ एडेनिन के साथ क्या है? थायमीन। ऐसा हमने नहीं लिखा है। पहले लिखाया था, फिर आपने हाँ तो एडेनिन हमें थायमीन ही याद था, वो उसको ठीक कर लेना। एडेनिन के साथ क्या लिखोगे? थायमीन। और साइटोसिन के साथ क्या लिखोगे? जरा चेक करो, क्या बोलो? इनमें 3 बॉन्ड है
और इसमें 2 बॉन्ड है, तो जो जिसके साथ जुड़ सकता है उसी के साथ तो जुड़ेगा भाई। एक 3 बॉन्ड वाला है, 2 बॉन्ड वाला है, तो एक लंबी सी चेन मिल जाएगी। अब जरा देखो कि मान लीजिए ऐसे है, ये ऐसे जुड़ेगा थायमीन और एडेनिन, बोलो देख लो है कि नहीं। और ये देखो ये पिरिमिडिन, ये छोड़ दीजिए, गुआनिन, ये देखो गुआनिन GT है एट GT। अब ये देखो इस तरीके से अगर ये खुल जाए तो खुलने के बाद हमने बताया ना हवा में फ्लोट करती रहती है शुगर और बेस, वो उसी में चिपक जाएंगी जो जिसके लायक होंगी। तो फिर क्या उसी से 2 अलग अलग बन जाएंगे भाई। अगर एक आपके पास चाबी हो तो ताला बना लो, और ताला है तो चाबी, मान लो उसे खोल के रख दो, तो उसमें क्या जुड़ना है, जो चिपकेगा वही तो जुड़ेगा। नॉर्थ पे साउथ ही तो जुड़ेगा, और साउथ पे नॉर्थ ही जुड़ेगा कि कोई नॉर्थ पे नॉर्थ ही चिपक जाएगा। तो पूरा अगर खोल दिया नहीं तो जिसमें जो सरेशन चिपकेगा वही ब्लॉक तो लगाओगे, गलत ब्लॉक लगा पाओगे क्या? तो इस तरीके से दोनों एक जैसे बन जाएंगे, क्योंकि एडेनिन के साथ इधर गुआनिन और गुआनिन के साथ इधर एडेनिन बन गया कि नहीं, ये चीज हो जाती है। तो अब यहां पर क्या होगा, जब आगे की बात देखें कि ये नाउ अगर कुछ और इसमें रेप्लिकेशन दिखा रहा है तो ये राइबोसोम है, ये भी हम बता ही दें यहाँ पे। ये देखो ये क्या होता है, राइबोसोम येलो कलर का होता है। क्या ये बात आपको मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और उस न्यूक्लियस है सेल का, और उसके अंदर एक छोटा सा यहाँ न्यूक्लियोलस, उसमें से राइबोसोम धड़ाधड़ बन येलो कलर के, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाहर जाके यहाँ बैठ गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानते हो, जानदार स्ट्रक्चर होता है, और वहां पे यही है येलो वाले। देखो जरा, तो ये क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू जब ये कोड जा रहा है तो प्रोटीन निकाल रहे हैं डीएनए के कोड को, वो सब हम आपको आगे बताएंगे कि डीएनए से हम क्या बना सकते हैं, बताओ। प्रोटीन फंक्शनल होता है, हमारी बॉडी का सारा काम कौन करता है, प्रोटीन ही करता है, वो चीज ठीक है। डीएनए और क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए जब कंडेंस हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। अच्छा क्रोमैटिन में क्या होता है, क्रोमैटिन, ये सब चीजें अब हम यहाँ देखें। अब देखो कि ये देखो ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जब सेल की पूरी लाइफ में 90% लाइफ में क्रोमोसोम ऐसे नहीं रहता, ऐसे रहता है 90% लाइफ। सिर्फ कब ये कंडेंस होता है, जिस समय बाकी खुला खुला घूमता रहता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब इससे क्या कहा गया कि भाई हम तो काफी बड़े हो गए हैं, अब तुम ऐसा करो कि 2 अलग अलग लड़ियां बना लो। तो सारे क्रोमोसोम ने क्या डबल स्टैंडिंग कर ली। अच्छा, डबल स्टैंडिंग करने के बाद इनसे कहा कि अब चलो कंडेंस हो जाओ। तो जब ये कंडेंस होने लगे तो कंडेंस ऐसे नहीं हुए, कंडेंस कैसे हुए, कंडेंस होते समय इन्होंने ऐसा कंडेंसेशन कर लिया। ये देखो यहाँ पे एक जगह जुड़े हैं ये, यानी बोले अब हम डबल हो गए हैं, हमने 2 डायरेक्टर बना लिए। क्या बोलने लगे, 2 डायरेक्टर बना, यानी ये फॉरेन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हो गया, डबल हो गया ना। अब जरा देखो बिल्कुल डबल हुआ कि नहीं। फिर से देखो ये क्या चीज होगी यहाँ पर दूसरे वाले में ये, और फिर क्या होगा, ये चीज डबल हो गई। बोलो ये कितने क्रोमोसोम हो गए? डबल का मतलब है जैसे डीएनए ये है, अगर डबल कैसे हो जाए, किसी हर एक की जीराफ कॉपी कर लो, उसे पूरा खोल दो और कह दो जितने बेसेस हैं आके चिपको इनमें, तो क्या होगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो जाएगा। समझ आई बात की नहीं? और मतलब वो जो रेड और ग्रीन वाला था वो रेड डबल हो गया, ग्रीन डबल हो गया, वैसे रेड डबल हो गया, एक जगह से जुड़े रहे, यानी अपने हाँ ये सेंट्रोमियर से जुड़े रहे और ये सिस्टर क्रोमाटिड है, डबल हो गए, एक जगह जुड़े रहे। अब बाकी जीरोक्स कॉपी का पेज खोल खोल के डबल कर लो, उसी में जुड़ा रहे। समझ आई बात की नहीं? डबल हो गए। डबल करने का तरीका बताया कि नहीं? एडिनिन के अपोजिट जो भी है थाइमिन जुड़ एट है ना, CG, और C के साथ G जुड़ जाएगा। तो अब जब ये डबल हो गए, डबल होने के बाद अब क्या होगा जरा देखो, इसको कहना डीएनए रेप्लिकेशन। इसे क्या कहोगे? डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है तो इसके बाद ये लोग बीच में परेड करने लगेंगे, यहां पे आ जाएंगे।
तो यहाँ पर ये सब आ जाएंगे बीच बीच में। कैसे, जरा देखिए कि बीच बीच में इक्वेटर पे आ जाएंगे। ये इक्वेटर पे आ गए, दूसरा वाला भी इक्वेटर पर आ गया और तीसरा वाला भी इक्वेटर पर आ गया। ये मतलब सारे 23 आ गए ना, सारे मतलब 23 पेयर आ गए। एक और भी होगा, वो पीछे होगा, जो कि हम यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं, बट ये सारे के सारे जो है बीच में रहेंगे कि नहीं। अच्छा, अब जो हमारे दोनों सेंट्रियोल हैं वो किनारे चले जाएंगे। अभी वीडियो में भी दिखाएंगे कि उनमें से क्या होगा कि एक एक इस तरीके से ट्यूब्स निकलेंगे सेंट्रियोल में से, और यहाँ से ट्यूब निकलेंगी और कहेंगे चलो अब हम 2 न्यूक्लियस बनाने जा रहे हैं, खींच के इसको अलग करेंगे। कहेंगे 4n की जरूरत नहीं है, एक कंपनी में 2 डायरेक्टर क्या करेंगे, तुम तो 4n बना चुके हो। क्या बना चुके हो? 2 डायरेक्टर हो जाएंगे, तब तो झगड़ा हो जाएगा ना। तुमने तो वहां 2 डायरेक्टर बना दिए भाई। एक धीरू भाई अंबानी के 2 लड़के हो गए, हटाओ 2 कंपनी करो। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, एक ही कंपनी में दोनों रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या चीज होगी बताओ? ये देखो, सो ये इनमें अब फरो डेवलप होगा, बीच में क्या डेवलप हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, फरो डेवलप होगा। और यहां से जो स्पिंडल है वो अपने पार्ट को खींचेगा और ये अपने पार्ट को, दोनों लोग अपने अपने डायरेक्टर को खींच खींच के ले जाएंगे। कहेंगे कि अपनी कंपनी चलाओ, उसकी कंपनी मत देखो। ये समझ में आया? तो अब ये देखो, ये चीज है। अब यहां पे देखिए कि और यहां पर, तो अब अगर ऐसा हो गया है देन सर ये तो आपने माइटोसिस बता दी, अभी सब चीजें बताई जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई? डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। पूरी बात कह दी, समझ आए? डीएनए रेप्लिकेशन। और अब क्या हो रहा है बताइए यहाँ पे? तो इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए? क्या यहाँ 2 सेल बन जाएंगे? सर क्या पूरा डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ हुआ, और इसके बाद क्या हुआ? क्या इसके बाद यहां जरा देखो, ये कैरियन होता है। न्यूक्लियस को क्या कहते हो बताओ? कैरियन कहते हैं ना। क्यों कहते हो? क्योंकि ये यूकैरियोटिक बिफोर न्यूक्लियस, वो प्रोकैरियोट मतलब यूकैरियोटिक आफ्टर न्यूक्लियस और प्रोकैरियोटिक बिफोर न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब ही न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बनने से पहले वाला ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस बनने के बाद वाला, यू का मतलब बाद होता है कि नहीं, तो प्रोकैरियोटिक। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये जो चीज हुई, क्या इसमें 2 न्यूक्लियस अब अलग अलग हो गए, है ना? एक न्यूक्लियस इधर अब आ गया, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस। जरा सोचो तो, दोनों ने अपना अपना हिस्सा खींच लिया, अब एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए। क्या बताओ? तो अगर सेल का टूटना हुआ, ये न्यूक्लियस का टूटना हुआ, तो उसका क्या नाम है? कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस का क्या मतलब होता है? टूटना। तो पहले हुआ कैरियोकाइनेसिस और बाद में क्या हुआ? क्या सेल टूट गया? ये ठीक है, साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियन का काइनेसिस और फिर उसके बाद किसका? सेल का। भाई जब अलग अलग हो गए, बोले ठीक है, अब माँ को तुम ले जाओ, पिता को तुम ले जाओ, और आधा बर्तन और सब बक्सा तुम रखो, आधा बर्तन। बोले अब ऑर्गेनेली का डिवीजन। किसका डिवीजन? पहले किसका डिवीजन? जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन, और फिर उसके बाद किसका? ऑर्गेनल्स का डिवीजन। होगा कि नहीं? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो यहाँ पर फिर से क्या वही चीज रिस्टोर हो गई? जरा चेक करो तो देखो, ये चौथा हम बना नहीं पाए थे, चौथा इसके पीछे रहा होगा ना 4, तो वही चीज चौथी भी होगी। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपकी सहूलियत के लिए। चौथा किस कलर का था? रेड कलर का था, लेकिन अब वो दिखाया नहीं जा सकता, इसके पीछे होगा कहीं, तो वो भी इसमें मिल जाएगा ना। तो चौथा वाला भी तो इसके पास आ जाएगा। और फिर क्या होगा? ये चारों दिखा दिए, तो क्या फिर से वैसा ही हो जाएगा? जरा वहां देखो। तो अब ये जब चारों आ जाएंगे, तो ये रेड, ये ब्लू, ये देखो। तो अब जरा देखिए, ब्लू आ गया, फिर इसके बाद दोनों में रेड आ गया। हाँ, ये देखो, ये रेड आ गया,
और ये देखो ग्रीन आ गया। ये जो चीज हुई है, इतनी बात समझ आ गई? इसमें अब कितने क्रोमोसोम हैं? 2n इसमें और इसमें भी 2n। ये है मदर सेल और ये क्या कहलाएंगी? डॉटर सेल। ये क्या है? इसी से तो दोनों बने, तो इसका नाम क्या पड़ेगा बताओ? मदर सेल और ये है डॉटर सेल, डॉटर सेल्स। तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और फिर 2na बन गया, वही चीज बन गई फिर से, वही बनी है, वही तो बनी है, नहीं बनी? देख लो, वही चीज बनी कि नहीं? तो एक मदर सेल से जब दो डॉटर सेल बन गए तो दोनों आइडेंटिकल हैं। इस प्रोसेस में क्या डीएनए खुला है और उसमें चीजें लगी हैं। देख लो 99.99% तो बिल्कुल आइडेंटिकल उसकी कॉपिंग हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक चांस है कि 0.001% शायद एडेनिन के साथ साइटोसिन लग गया। अगर ऐसा लग गया होगा तो क्या वो वेरिएशन कहलाएगा? भाई ऐसा एक तो हो सकता है ना केस, एक आध केस ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ ऐसा हो गया गलती से, तो बहुत रेयर गलती होती है। अदरवाइज ये जो बैक्टीरिया है पिछले 50 लाख साल से ये बैक्टीरिया ऐसे ही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ हो तो ये देखो अब जैसे वेरिएशन हो गया। वेरिएशन क्या है? हम लोगों में बहुत वेरिएशन है, बहुत कैसा वेरिएशन है, समझ में आई बात की नहीं? तो वेरिएशन होने से क्या होता है? मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि जो अफ्रीका में इब्न बतूता रहते हैं वो 60 डिग्री पर रहते हैं, हो में पहाड़ों में। जो वो एक कहानी नहीं चली थी, इब्न बतूता बगल में जूता एक गाना नहीं चला था? तो इब्न बतूता कहाँ रहते हैं बताओ? वो होता क्या? इब्न बतूता अफ्रीका में वो पहाड़ों में जैसे दीमक नहीं रहते, इतने छोटे छोटे होते हैं, 60 डिग्री पर रह लेते हैं वो, ह्यूमंस है और 60 डिग्री पर अफ्रीका में पहाड़ों के बीच में खोह बना के रहते हैं। सर दीमक क्या? दीमक की तरह पहाड़ है ना। आप चीजों को समझोगे, आधी चीज सुनोगे तो क्या समझ में आएगा? बता रहे, समझ में आई बात की नहीं? दीज आर लिविंग लाइक टर्माइट्स। जैसे टर्माइट नहीं रहते हैं पहाड़ों में, चीजों में, लकड़ियों में, वैसे ही वो लोग कहाँ रहते हैं बताइए? पहाड़ों में रहते हैं। और जो साइबेरिया में -70 डिग्री पर भी ह्यूमंस रहते हैं। तो हमारे ही बीच में इतना वेरिएशन है, वेरिएशन है तभी तो लोग सरवाइव कर रहे हैं जगह जगह पर। अगर सारे ह्यूमन आइडेंटिकल होते तो हमारी हालत जेलीफिश की होती, तरीके होती कि 2 डिग्री इधर हुआ सारी जेलीफिश मर गई, उनमें वेरिएशन है ही नहीं। जेलीफिश तो सबसे लॉन्गेस्ट भाई जेलीफिश क्या है कि वो भागती है टेम्परेचर के हिसाब से। नाउ सी क्या चीज आपको बताई गई? अब देखो कि वेरिएशन से क्या होता है? वेरिएशन होने से इफ देयर इज एनी चेंज इन एटमॉस्फेयर सम ऑफ अवर स्पीसीज विल सर्वाइव। मान लो टेम्परेचर अलग बढ़ गया, यहाँ 55 हो गया, श्रेयान जी जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। तो अब इनके जीने से फायदा क्या हुआ? इफ देयर इज ए सडन चेंज इन एटमॉस्फेयर तो फिर ये जो बच जाएंगे ये ह्यूमन स्पीसीज को आगे ले जाएंगे। अगर मान लो सब एक जैसे होते, बिल्कुल एक जैसे होते, समझ आई बात की नहीं? और बहुत इस तरीके से सुकुमार होते, कुनाल की तरीके। अब जरा सा एटमॉस्फेयर में हुआ नहीं कि सर्दी जुकाम पकड़ लिया, अब जरा दिन में क्या हुआ कि अब चले गए, चल बसे। ऐसी स्थिति में इट इज द वेरिएशन। ह्यूमन में जो वेरिएशन है उससे क्या होता है? स्पीसीज, जरा समझिए, स्पीसीज कीप ऑन going on, it will continue. However, individual may survive or may not survive. Variation is not fruitful for individual because अगर उसे अपनी माता पिता का ही पूरा सिस्टम और वही सब मिला होता तो मदर फादर would have survived in ठीक है remote past. So why we could not? However, due to variation there is a chance अगर species में variation होता चला जाए तो if there is a sudden change in atmosphere, some of the group person will survive, other will die. However, the species will go on. समझ में आई कि नहीं? स्पीसीज तो सरवाइव करेगी। तो वेरिएशन इज फ्रूटफुल। किसके लिए फ्रूटफुल है? स्पीसीज के लिए। लेकिन ये है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है। इंडिविजुअल तो माँ बाप का ही अगर इंस्ट्रूमेंट, वही बॉडी और इक्विपमेंट पाया होता तो चलता रहता। हमें क्या जरूरत थी वेरिएशन की? समझ में आई बात की नहीं? ये बात होती। लेकिन फिर भी यहाँ एक बात देखें,
कि इससे जो हुआ, व्हाट डज इट मीन बाय माइटोसिस? डीएनए रेप्लिकेशन विद सेल डिवीजन। इसे क्या कहेंगे बताओ? माइटोसिस कहते हैं। अब जरा देखो, माइटोसिस अगर इसे कहेंगे तो जरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सब सेम होता है मदर डॉटर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका कहना है कि बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि ठीक है, ये जरा देखो, एक बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि यहां तक तो जो बात हो गई 2n है, ये सर क्या, ये डाइप्लॉइडिक है? हाँ सर, हाँ डाइप्लॉइडिक है। कैसा है बताओ? डाइप्लॉइड पेयर में है क्या? यस सर। अच्छा, ये चार चार हो गए थे क्या? क्या ये टेट्राप्लॉइडिक हो गए? अरे सर N2N4 है ना, तो टेट्रा, बहुत सही बात इन्होंने कही हाँ है। टेट्रा वन। अरे चार हुए, चार गुना नहीं हो गए क्रोमोसोम। यहाँ पर कितने हैं? पेयर में है। अगर यहाँ 23 है कि 23 पेयर है? 23 पेयर है। 23 पेयर है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे? 23 पेयर। सो यहाँ क्या है बताओ? सर टेट्रा 2 into 23 पेयर। हर एक के डबल डबल है, बल्कि 46 पेयर है समझो तो। उसी के एक ही के चार हो गए। इसी का एक सेगमेंट जीन कहलाता था। यहाँ तो चार चार लाइन लगाए खड़े है कि बात की नहीं? तो ये चीज क्या बताइए? 2 into 23 पेयर। अब इसमें ये क्या करे? ये फिर से क्या करने लगे? परेड करने लगे। समझ आई बात की नहीं? ये और ये यहाँ पे क्या करें? कहें कि हम तो यहाँ पर इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। ये देखो, एक और दूसरा, एक और रेड खड़ा हो जाए, और फिर क्या हो जाए कि ब्लू खड़ा हो जाए, और एक कौन खड़ा हो जाए? ग्रीन खड़ा हो जाए। तो ये देखो ये चीज। और इसमें क्या करे? ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल सेलेक्टिवली आधे आधे को खींचे, कहे कि तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर जाओ, ऐसा। और दूसरा देखो, ये चीज यहां पर भी कर दे तो फिर क्या होगा? एक ग्रीन, दो रेड और एक ब्लू, है वही चीज। लेकिन अब अगर इनमें रेप्लिकेशन ना हो और सेल डिवीजन हो जाता, क्या होगा बताओ? सब मियोसिस। तो ये चीज है। यानी अब इसमें क्या चीज होगी? क्या इससे दो सेल बन जाएंगे और इससे भी दो सेल बन जाएंगे? बोलो। तो ये जो चीज बनेगी, नाउ दिस इज, इनमें क्या क्या होगा? ये देखो। सो फर्स्ट सेल विल कंटेन, एक रेड मिलेगा और उसे क्या मिलेगा? क्या ग्रीन मिलेगा? और दूसरे वाले को क्या मिलेगा? एक रेड और एक ब्लू। तीसरे वाले को कोई रेड नहीं मिलेगा, और चौथे वाले को क्या मिल जाएंगे? चारों रेड। तीसरे वाले को देखो, ग्रीन और ब्लू। वही वही दे रहा हूं जो इधर इधर से मिल रहा है। और इधर देखो, इसे क्या मिला? एक ब्लू मिला, और इसे क्या मिला बताओ? ग्रीन। ग्रीन। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? इसमें तो पेयर ही नहीं है। ये नंबर 1 क्रोमोसोम था, और ये कौन सा था? नंबर 2। तो 1 का सिंगल इसके पास, पेयर आई नहीं, और 2 का भी सिंगल मिला। तो इसको कहते हैं कि इनमें पूरा पेयर नहीं है, अनपेयर्ड 23 क्रोमोसोम। इसमें क्या आया बताओ? 23 मिला ना। यानी इफ डीएनए रेप्लिकेशन is followed by mitosis 1 and mitosis 2, then it is called meiosis. दो बार रेप्लिकेशन ना हो, माइटोसिस एक बार विखंडन और दूसरी बार फिर कोशिकीय विखंडन, तो दो बार अगर कोशिका का विखंडन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? मेयोसिस। जरा इसे देखो, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या ये फिर से फिजन हो रहा है क्या? और इसे माइटोसिस 2 कहेंगे क्या? और ये जो हुआ था बताओ, इसे क्या कहेंगे? यहां से जो टूट रहा है, इट इज माइटोसिस
बोलो, बात समझ में आ गई? सो अब जरा हम इस चीज को लिख लें, ये सारी चीज। अब इसमें एन क्रोमोसोम और इन सबको क्या कहेंगे बताओ? क्या जर्म सेल? बोलो, क्या इन्हें गेमीट कहेंगे? यस। क्या इन्हें सेक्स सेल कहेंगे? क्या इन्हें स्पेशलाइज्ड सेल कहेंगे? बोलो, बात समझ में आ गई? अब जरा देखो कि ये एन क्रोमोसोम है, ये पूरी बॉडी में काम नहीं कर सकते, जबकि जो 2n वाले थे इनको क्या कहोगे? क्या इनको सोमा सेल कहोगे? यस सर। क्या इन्हें स्टेम सेल कहोगे? ये बहुत अच्छा कह रहे हैं कि 22 सेल्स हमारे ऑटो सेल्स हैं, 23 सेल्स के मिले। ये उसको उससे रिलेट नहीं कर रहे, बड़ी बात है बात की नहीं? ऑटो सेल कह रहे हैं, ऑटो सेल तो अलग, जो 23 है उसमें 22 ऑटो सेल। अब आपकी बात समझ में आ गई? चलो, इस चीज के आगे हम देखें, थोड़ा सा हमें डीएनए के बारे में पता चल चुका है, और अब हम जान जाएं कि माइटोसिस और मियोसिस क्या कहते हैं। ना तो हमारी बॉडी के कुछ सेल को भेज दिया जाता है टेस्टिस में कि भाई तुम जाओ और तुम अपनी जो प्रजाति है उसको आगे बढ़ाओ, यू कंटिन्यू टू इंक्रीज स्पीसीज, ऐसा करने के लिए भेज दिया जाता है। और उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है, मालूम है कि जो फूल होता है, फूल में जानते हो फूल में कौन कौन होते हैं? क्या स्टेमन होते हैं, उसमें पॉलन होते हैं, क्या उसके अलावा उसमें स्टिग्मा होता है, ओवरी होती है, सारा नेक्टर भेजा जा रहा है, सारा फ्रेग्रेंस, जैसे लगता है पूरा फूल उसकी सेवा में लगा हुआ है। क्यों भेजा जा रहा है? कि यही हमारी प्रजाति को आगे, वो कुछ कर नहीं रहा, वंश, क्योंकि वंश को बढ़ाएगा। यहाँ से जा रहे हो, घर में जूस मिल रहा है, नहीं सब उनको जूस पियो, कुछ कर नहीं रहे, यहाँ तक कि बर्तन तक नहीं धो रहे, लो अनार खाओ, जूस पियो। क्यों? बिकॉज यू आर हियर, ओनली यू कैन गो, यू कैन कीप ऑन ग्रोइंग योर स्पीसीज। इसीलिए तो इतनी खातिरदारी हो रही है आप लोगों की, सबकी हो रही है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? फूलों में भी हो रहा है, उनको नेक्टर दे रहे हैं, फ्रेग्रेंस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं कि नहीं, जिससे कि तुम सिर्फ हमारी स्पीसीज को बढ़ाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। सही बात की नहीं? अब जरा देखो कि आपको ये देखो, आम की गुठली है, जो लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, आम आपको दिया जा रहा है, उसमें पल्प भी लगा के दे रहा है, सारा कार्बोहाइड्रेट, कह रहा है कि जाते हुए राहगीर इस आम को खा लेना और गुठली को कृपा करके फेंक देना, तो फेंक दोगे तो हमारी प्रजाति उत्पन्न हो जाएगी। सिर्फ यही कह रहा है, पेड़ आपसे कुछ नहीं चाहता, कहता हमारी गुठली जरा फेंक दीजिएगा। जो एक इंसेक्ट आया, भंवरा आया, बोला तुम सारा नेक्टर पी जाओ, लेकिन जो तुम्हारे पैर में थोड़े से पॉलन्स लगे, जाकर कहीं किसी स्टिग्मा पे छोड़ आना, हम आपसे ज्यादा नहीं चाहते, खाओ पियो आराम से बैठो। है बात की नहीं? तो इतना क्यों किया जा रहा है? इट इज ओनली फॉर मेकिंग स्पीसीज टू गो फॉरवर्ड। समझ में आई बात की नहीं? अब जरा देखो कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, प्लस मियोसिस, सेल डिवीजन 1, उसे क्या कहेंगे इतनी चीज को? माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस रिजल्ट, ठीक है, माइटोसिस से क्या रिजल्ट होता है? हैविंग डॉटर सेल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल आइडेंटिकल टू मदर सेल, ठीक है। माइटोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स आइडेंटिकल टू मदर सेल्स। अच्छा ये बताओ प्रांजल, मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, सेंटेंस कंप्लीट करो, बोलो क्या? नून भी तो कह सकते थे, प्रवृत्ति में बहुत चंचल हो। अब जरा देखो, डीएनए रेप्लिकेशन
प्लस सेल डिवीजन 1, ठीक है, और प्लस सेल डिवीजन 2। सेल डिवीजन 1 हो जाए और सेल डिवीजन 2, तो उसे क्या कहेंगे? फॉलोड बाई 2 टाइम्स सेल डिवीजन, फॉलोड बाई डीएनए रेप्लिकेशन एक बार हुआ और एक बार टूटा, अब फिर से टूटा क्या? 2 बार, तो उससे क्या हुआ? एक बार टूटा तो 2n बन गया, देख लो। 4n से टूटा तो क्या बना? और 2n से टूटा तो यानी सिंगल मदर सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल, 4 जर्म सेल। क्या होता है? और उसमें सिंगल मदर सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल। तो इसको क्या कहेंगे? मियोसिस। In this one mother cell, ठीक है, सब डिवाइड्स टू फॉर्म 4 जर्म सेल। वो क्या बनाएगा? जर्म सेल या गेमीट, या क्या बना देगा? सेक्स। ऐसा। अब जैसे हमारे पास अगर मैं 23rd में देखूं तो इसमें से 23rd वाले को देखो, जो मान लीजिए मैं यहीं पे देख लूं, अगर इसमें से एक x और एक y है, ये क्या है बताओ? x और y, ये 23rd की बात कर रहा हूं, है ना? सोचो ये 23rd है, 22 नहीं है, 23rd है। तो क्या यहां पर भी ये x x हो गया और ये y y हो गया, डबल हो गया क्या? ये बात की नहीं? अच्छा, अब और आगे जाओ, यहां आओ तो यहां पर क्या x और y दोनों फिर से वही होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या हो गया? फिर अगर मान लीजिए इसमें से मैं ब्लू को और इसको कुछ कहूं, रेड को क्या कहूं? y। तो अब इन दोनों में भी एक ब्लू को डॉट कर लो, जिससे कि दोनों ये अलग अलग रह जाएं, ठीक है। तो एक y हो गया और x, इसे x कह रहे हैं क्या? x, इसको x कह रहे हैं। और इसी तरीके से ये हॉलो वाले को, ये दूसरा वाला तो स्टेम सेल है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा? जर्म सेल में दोनों जेंडर नहीं होते हैं, समझ में आया? कुछ भाई कुछ ऐसे स्पर्म हैं जो डॉटर पैदा कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सन पैदा कर सकते हैं, जबकि फीमेल में सारे एक तरीके के ही सेक्स सेल होते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से जब ये मियोसिस होती है तो जो सेक्स सेल बनते हैं, तो मेल में अलग अलग तरीके के एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि फीमेल में सिर्फ एक्स तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। समझ में आ गई की बात की नहीं? तो इस तरीके से मियोसिस से ये बनता है और माइटोसिस से ये बनता है। ओके, तो बॉडी में जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बोलो, बात समझ में आई? सो जर्म सेल कहाँ होते हैं? आर प्रोड्यूस्ड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इनका नाम क्या होता है? क्या? हाइप्लॉइडिक सेल, ठीक है। और ये क्या हो सकते हैं? जर्म सेल 4 तरीके के, पॉलन भी हो सकता है, ओवा भी हो सकता है, स्पर्म भी हो सकता है, या एग, ओवम हम लोगों में, फीमेल में सब होता है। सो इट इज कॉल्ड, इसे क्या कह सकते हैं बताओ? पॉलन कह सकते हैं, स्पर्म कह सकते हैं, ओवा कह सकते हैं, जबकि इनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड स्टेम सेल्स, ऑटो सेल्स, बॉडी सेल्स। इन्हें क्या कहते हैं? ये पूरी हमारी बॉडी में कॉल्ड स्टेम सेल्स, ऑटो सेल्स, ये सारी चीजें। कितनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो, हम लोग रिप्रोडक्शन पहले नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हेरिडिटी। तो अब हमें ये जानना पड़ेगा, 2 चीजें हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कौन सा मेथड जो मैंने? एसेक्सुअल। एक मदर ने बच्चों को पैदा कर दिया तो उसे क्या कहेंगे? सिर्फ सेल के फिजन से, दो पेरेंट नहीं नीडेड थे ना, तो इस चीज को क्या कहेंगे बताइए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। What are those? अमीबा में माइटोसिस होगा, अमीबा में माइटोसिस होगा इसी तरीके से, ठीक है। ओके,
ओके, हियर वी हैव सीन, ये तो हमने माइटोसिस मेयोसिस देख ली और यहाँ लिख लो यही एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके का है। When only one parent is needed to give birth to offspring, तो उसे क्या कहते हैं? If only one parent is needed to give birth to offspring, it is called asexual reproduction. ठीक है। Now रजत की भी कॉपी है, रजत की एक कॉपी और 58 आई है। If two parents are needed to give birth to offspring, then उसे क्या कहेंगे? सर सेक्सुअल अब जरा देखो, मान लीजिए कि जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जिससे किसी ट्रेट से कोई ट्रेट डिटरमाइन, उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो अब मान लें कि यहां पर ये क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्रोमोसोम अभी कोई हमें वो तो नहीं करना है ना, डिवीजन नहीं करना है। तो ये पहला पेयर है, दूसरा जरा लंबा कर लो, और तीसरा, ये 3 पेयर है। जो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कॉन्वेक्स नोज है या शेप ऑफ नोज, वो थर्ड क्रोमोसोम, वैसे 23 हैं, थर्ड क्रोमोसोम के 1008वें जीन में इसकी वो कोडिंग है। किसकी कोडिंग है? कि नाक का शेप कैसा होगा, क्या चीज है बताइए। देखिए इधर देखिए प्रांजल, तो फोर्थ के 1350 पे था ना। हाँ, तो वो जो भी चीजें अगर फोर्थ में, तो फोर्थ में लिख दीजिए। इट इज ओनली फॉर सिंबॉलिक पर्पस, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज इसकी कोडिंग आपको देखनी पड़ेगी कि कहाँ क्या क्या है, ठीक है। अब ये देखो, मैं ये कह रहा हूं लाइक शेप ऑफ नोज, द कोड फॉर शेप ऑफ नोज। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जो डीएनए है, ठीक है कि नहीं, उसी में तो सब कोडिंग है। डीएनए क्या करता है? डीएनए प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन से ही सारा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये देखिए, शेप ऑफ नोज इज कोडेड। इसका कोड कहां मिलेगा? इज फाउंड ऑन थर्ड क्रोमोसोम। किसमें मिलेगा? थर्ड क्रोमोसोम एंड 100 जीन। समझ में आई बात की नहीं? देखो इसमें 2000 जीन होते हैं। अब कहां मिला? बोले अगर तुम्हें नाक की कोडिंग चाहिए तो तीसरे क्रोमोसोम में 1003वें में जाओ, और एक क्रोमोसोम में कितने जीन है? 2000। समझ में आ गई बात? तीसरे क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन है, कितने पे चले जाओ? 103। तीसरा ये 1 2 3 पेयर है ना, एक फादर से मिला और एक मदर से मिला। हम लोग सेक्सुअली प्रोड्यूस हुए हैं, फादर ने स्पर्म दिया और मदर ने ओवा दिया, और जो हम लोग फर्स्ट सेल थे मदर के वॉर्म में, उसे जाइगोट कहा गया, ठीक है कि नहीं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जाइगोट से हम लोगों ने देखा एम्ब्रियो बना, फिर फीटस बना, फिर बेबी बना, फिर पार्ट्यूलेशन हुआ, फिर उसके बाद हम लोग डिलीवर कर दिए। ऐसा हुआ कि नहीं? अब जरा देखो कि ये जो तीसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अब यहाँ पर
देयर आर जो 103rd है, देयर आर अल्टरनेट जीन डिटरमाइनिंग वन फीचर दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एलील। जैसा कि ईशान ने बताया कि मतलब पूरी दुनिया में देख लो कितनी तरीके की आंखें हैं, वो अलील है। देख लो कितनी तरीके की नाक है, वो अलील है। मतलब ठीक है, दोज ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन विच डिटरमाइन वन फीचर, जो क्या करती हो, एक फीचर को जैसे आंख के शेप को डिटरमाइन करें तो क्या उसे अलील नहीं कहेंगे? ठीक है। सो अल्टरनेट पेयर ऑफ जीन, जीन का मतलब है क्रोमोसोम का एक सेगमेंट, छोटा सा टुकड़ा। अल्टरनेट पेयर ऑफ जीन विच डिटरमाइन वन फीचर इन एनी स्पीसीज इज कॉल्ड, दो बात समझाई, अल्टरनेट पेयर ऑफ जीन, जाइए जाइए, ऑल पेयर ऑफ जीन विच डिटरमाइन वन फीचर, ठीक है, वन ट्रेट इन स्पीसीज इन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, अलील। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अलग अलग तरीके के अलील हैं। अब मान लीजिए थोड़ा सा साइज, हाँ, इसको कहेंगे अलील। नाउ ये देखो, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल क्या है? ये रहा फादर और ये रहा मदर का सेल। तो बताओ कि जो फादर का सेल है, क्या उसमें एन क्रोमोसोम होंगे? सब अलग अलग हैं। एन का मतलब है कि बिल्कुल पेयर वाइज लग ही नहीं रहा है, सब अलग अलग शेप में बेढंगे। जरा चेक तो करो, ये देख लो, जो ये वही क्रोमोसोम नहीं है ना, ये अलग अलग नहीं लग रहा है। सेम होते तो एक ही तरीके का शेप भी होता ना, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, अलग अलग बना दिए कि नहीं? और इसी तरीके से जो फर्स्ट का दूसरा काउंटर पार्ट होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल वो उसके शेप की तरह तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये देखो, दैट इज जो दूसरा है वो इस तरीके से मिल रहा है। अच्छा, इसमें कितने क्रोमोसोम हैं? इसमें कितने क्रोमोसोम हैं? ये फादर वाला है तो क्या ये स्पर्म हो गया? और मदर वाला हो गया, वो क्या हो गया? ओवम हो गया। ठीक। अच्छा, जब ये दोनों आपस में मिले तो उससे क्या हुआ, ये स्पर्म के अंदर ये इस तरीके के क्रोमोसोम थे, उसके अंदर भी तो न्यूक्लियस था, उसकी मेन बॉडी थी, इसकी टेल थी, इसकी मेन बॉडी थी, तो वो इसके अंदर क्या हुआ, फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन के बाद क्या न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, ठीक है ना? सेल के अंदर क्या, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ। न्यूक्लियस के फ्यूजन होने से क्या दोनों जो ये इनके क्रोमोसोम्स थे वो मिल गए और उनकी पेयरिंग हो गई क्या? अगर उनकी पेयरिंग हो गई तो बोलो कैसा स्ट्रक्चर बना, क्या वो 2n बन गया? बताइए। इट विल बी फॉर्म्ड एज 2n। अब ये देखो, ये 2n बन गया, तो 2n बनने के बाद क्या हुआ होगा, ये, और इसके साथ जो इसका काउंटर पार्ट है वो साथ में आ गया क्या, ग्रीन। देख लो साथ साथ में आ गया कि नहीं? अब बोलो पेयर में आ गए। और ये देखिए जो दूसरा है ये, और साथ में ब्लू वाला भी पेयर में आ गया, ये दोनों पेयर में आ गए पेयर में कि नहीं? ये चीज, तो इस चीज में और इस चीज में वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सुपीरियर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो दो चीज इन्होंने देख ली, बहुत बड़ी बात देखी है। इन्होंने देखा कि ये क्या था, बताओ, व्हेन सेक्स सेल क्या होता है, व्हेन गेमीट्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये कौन थे? क्या ये जर्म सेल थे? क्या ये सेक्स सेल थे? क्या ये गेमीट थे जो इन्वॉल्व थे? तो एक था स्पर्म, एक था ओवा, एक था पॉलन ग्रेन और एक था ओवम। वही तो हुआ, चाहे फ्लावर में हो चाहे हम सब में हो। तो व्हेन सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, किसमें इन्वॉल्व हो बताओ? सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, देन इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ गई कि नहीं? और एक होता है कि सिंगल से हो जाए, एक सिंगल से हो जाए तो उसे एक सेक्सुअल कहते हैं। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेरिटोरियस, इट इज हैविंग द कटिंग एज
ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किस प्रकार से अधिक बेहतर है? वेरिएशन। यस, ये वेरिएशन की बात करें। जैसे कि मान लो कि एक ये चीज है कि एक ही परिवार में शादी हो जाए। जैसे कई लोगों में क्या होता है कि बहन के लड़के से, मौसी के लड़के से, ऐसे शादियां ही होती थी, घर ही घर में शादी हो रही है। तो ऐसे में वो जो सेल्स होंगे वो एक ही परिवार से निकले हुए ना, तो उनमें क्या होगा कि ज्यादा अलग अलग काउंटर पार्ट एलील नहीं बन पाएंगे, तो जो उनमें फिर डोमिनेशन का कोई बात ही नहीं रहेगी। जैसे आप देखो सितार वादक जो जयशंकर प्रसाद थे, उनकी लड़की अनुष्का शर्मा और ये सब है, सब नोबेल प्राइज हैं। और उन्होंने जो सितार वादक थे फॉरेन से शादी कर ली किसी से, एक लड़की से, और उनके सारे बच्चे नोबेल, क्योंकि कंट्रास्ट मिला। निग्रो अमेरिकन से शादी कर रहा है, उसके अलग फीचर, सारे डीएनए अलग अलग है कि नहीं, वेरिएशन, और अमेरिका के अलग, और जो बच्चा पैदा होगा वो 2 जनरेशन बाउंस कर जाएगा, क्योंकि उसको इतने कंट्रास्टिंग फीचर मिलेंगे और दोनों का डोमिनेंट उसमें आएगा। क्या अब बोलो घर ही घर में बहन भाई शादी करते रहो सब आपस में, तो क्या कंट्रास्टिंग मिलेगा? वो तो उसी जनरेशन में रह जाएगा, बल्कि कुछ मिलेगा नहीं उसको। क्यों कहा जाता है उसने इंटररेशियल मैरिज की, उसने इंटरकास्ट की, इंटरनेशनल में इधर उधर कर ली, क्यों की? क्या रीजन रहा होगा कि इस तरीके से? तो इसका रीजन यही था कि या फिर वो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है जो अफ्रीका को, वो क्यों दुनिया भर में घूम घूम के शादी करता फिरता? क्या रीजन होगा ना कोई, जिससे कि उसके बच्चे सुपीरियर हो जाए, जनरेशन सुपीरियर हो जाती। जितने ऐसे जितने भी इंटरकास्ट है आप देखो, उनके बच्चे कितने अच्छे अच्छे निकल रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा जो हरियाणा की खाप पंचायत है जो भी है, वो भी इसीलिए इसे कंडेम करती है कि एक परिवार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना दूर होगा, बल्कि एक कास्ट में भी नहीं होना चाहिए। अभी भी हम लोग रेडिक्यूल हैं कि जैसे अग्रवाल के अग्रवाल में, गुप्ता में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना कंट्रास्टिंग फीचर आएगा उससे क्या होगा, इट लीड्स टू मोर वेरिएशन। बात समझ में आई कि नहीं? सबसे पहली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम देता है कि नहीं? और जितनी दूर दूर का स्पेक्ट्रम रहेगा, घर ही घर का रहेगा, तो एक ही जैसे रहेंगे, उनमें क्या डोमिनेंस होगा। और जबकि ए सेक्सुअल में क्या होगा, उसी का स्प्लिट होगा, और उसमें गलती से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो, वहां कुछ अगर गलती से हो गई, थोड़ा सा एडेनिन के साथ साइटोसिन जुड़ा, तो वेरिएशन होगा। तो विच इज सुपीरियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सुपीरियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब हम आगे की बात, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बोलो, हाँ बोलो, समझ में आई ना? अब हम लोग देखते हैं कुछ चीजें जब हमें समझ में आ गई तो हम पहले टॉपिक पे आते हैं। ये बेसिक चीज थी जो हमने 9th के अभी तक समझी, क्योंकि इसके बिना हम ये नहीं समझ सकते। 9th की ही तो माइक्रोसिस भाई, आप इधर उधर क्यों देख रहे थे? उलझन में थे, बोले सब वही पुराना पढ़ा रहा है, हमने ये देख लिया। तो इससे क्या पता चला कि जब पुरानी चीज पढ़ाई जाती है ना तो फिर मन नहीं लगता है। तो अब हम लोग अब सिलेबस पे आते हैं। हाँ, तो जो एडीपी होता है, एडेनिन डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, यही होता है क्या? यही एडेनिन होता है? वो सब हम इसे बता देंगे। एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया बनते हुए एनर्जी पैकेट्स होते हैं। पर वो जो एडेनिन है वो यही सेम है क्या? बता दे, जैसे जैसे आएगा बता देंगे। ये तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एटीपी एनर्जी करेंसी है, दोनों के मॉलिक्यूल अलग अलग है ना। चल अब देखो, बच्चा जितनी बार आता है एक चिड़िया तोड़ के पता नहीं देखो नाउ
accumulation of variation during reproduction. ठीक है, बोलो एनीथिंग इंगेजिंग अदर्स। इसका भी है। अब देखो मान लीजिए कि जैसे यहाँ दिखाया गया है कि एक ये ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म में इसके कुछ भी एक ऑर्गेनिज्म दिखाया गया है। तो ऑर्गेनिज्म में अगर धीरे धीरे डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ ना कुछ वेरिएशन हो सकता है। हो सकता है एडेनिन के साथ साइटोसिन जुड़ जाए, थाइमिन न जुड़े, एट होता है ना, एट सीजी, ए के साथ टी जुड़ता है और सी के साथ जी, लेकिन ए के साथ कभी साइटोसिन या गुआनिन भी जुड़ सकता है गलती से। लाखों का काम है, जरा सा गलती तो हो सकती है ना। अगर वो जो गलती हो गई तो उससे फीचर में बदलाव हो जाए। तो आपने डिसेबल्ड बच्चा कुछ भी, अगर डिसेबल भी हो सकता है या स्पेशली एबल्ड भी हो सकता है, या नेचर में अगर कोई कैटास्ट्रोफ हो देन इट विल बी कैपेबल टू कोप अप विद इट। आइदर इट में डाई, इट में नॉट कोप अप विद द चेंज इन क्लाइमेट, और इट में कोप अप, दोनों चीजें हो सकती हैं। 98% में तो मर ही जाता है, लेकिन 2% ऐसे भी फीचर है जिसमें कि वो जो वेरिएशन है इट इज बेटर सूटेड टू दिट एंड नेचर अडॉप्ट इट। जैसे मान लीजिए बीटल रेड हो रहे थे और एक जरा सा वेरिएशन आ गया कि ग्रीन बीटल पैदा हो गया, तो वो ग्रीन बीटल अपने आप को कैमोफ्लेज कर देगा, पत्तियों के बीच में छिपा ले जाएगा, और छिपा ले जाएगा तो क्या उसको क्रो खा पाएगा? तो अगर ऐसे केसेस में कुछ उससे ब्लू बीटल भी पैदा हुए और कुछ ग्रीन भी, तो ब्लू बेटर सूटेड थे क्या? ब्लू को जो है एडवांटेज नहीं मिला सर्वाइवल का, ब्लू मारे गए, और जबकि जो ग्रीन था क्या उसे कैमोफ्लेज का छिपने का एडवांटेज मिल गया? वो जिंदा रहे हैं, क्रो खाते हैं बीटल। कोई बीटल है ना, ये बीटल पहले, वो 30 नंबर पहले का वो नहीं जिसमें लिखा है वो लेडी बग, दैट इज। तो ऐसे बीटल है, अगर मान लो ये ग्रीन पैदा हो गए तो क्या होगा? तो ग्रीन अगर पैदा हो गए तो वो पत्तियों में छिप जाएंगे, उनको जो है उनको सर्वाइवल का एडवांटेज मिल जाएगा, बाकी ब्लू को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से होता है। अब जरा देखो कि मान लीजिए एक तरीके का हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देख रहे हैं, ज्यादा नहीं देख रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और इनमें वेरिएशन आ गया ऐसा, जीन में चेंज होने की वजह से वेरिएशन आ। अच्छा, जो दूसरा वाला था उसमें क्या हुआ कि वो भी ऐसा है, 2 बच्चे पैदा हुए लेकिन दोनों में थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन हुआ। तो जो दूसरा वाला है उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशन हो गया। तो दीज वेरिएशंस आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा नहीं होगा कभी कि मान लो गोरिल्ला से इंसान बना, इंसान से फिर गोरिल्ला बन गया, ऐसा नहीं होगा। अगर इंसान बना है तो अब इंसान में और अच्छा बनेगा, और हम सब एक दिन प्रवीण बन जाएंगे। ये होगा, मतलब वी विल गो टू द नेक्स्ट हायर जनरेशन, ये होगा। तो नहीं संपत नहीं बनेंगे। ये देखो, ये देखो इस तरीके से ये जो हमारे में वेरिएशन आया, ये पास ऑन तो होगा, लेकिन इस पास ऑन होने के साथ साथ कुछ ना कुछ और वेरिएशन भी हो सकता है कि आ जाए। जैसे ये तो वेरिएशन पास ऑन हो गया नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है कि नहीं? और साथ ही साथ क्या हो सकता है कि देयर मे बी सम अदर वेरिएशंस इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक और वेरिएशन हो जाए। सब जैसे क्या होता है कि ना, एक शादी चलती है तो सब लोग अपने दादा से जरूर मिलेंगे,
फिर कुछ उसमें अपने पिता से ज्यादा क्लोज मिलते हैं, कुछ चाचा से क्लोज मिलते हैं, हाँ ये इनकी बिटिया, ये इनकी बिटिया लड़का है, लेकिन दादा से सब मिलेंगे क्योंकि जो इसके फीचर है वो सब में होंगे ना। फिर ये इसका क्या होगा कि ये इसके क्लोज पेरेंट्स हैं, ये रिमोटली क्लोज पेरेंट्स हैं, वो रिमोट पेरेंट्स है, समझ आई बात की नहीं, जो सबसे इमीडिएट पेरेंट्स हैं, और ये फिर रिमोट पेरेंट्स हैं। अब ये देखो इसी तरीके से इनमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगा। अब ये देखो यहां पर क्या था, यहां पर भी इनमें कुछ वेरिएशन आ सकता है, तो नहीं भी आ सकता और आ भी सकता है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन क्या पुराने वेरिएशन कैरी फॉरवर्ड हुए, मेरा ये कहने का मतलब, पुराने वेरिएशन कैरी फॉरवर्ड हुए, दैट इज द थिंग टू बी ऑब्जर्व। ओके, तो ये बुक ये फिगर क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि वेरिएशंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन ए जनरेशंस, ठीक है, ये मतलब एक जनरेशन है, तो इसको कहेंगे ये F1, जिससे शुरू करो उसे क्या कहेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, क्या कहेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उससे जो बनी उसे क्या कहेंगे, सेकंड फिलियल जनरेशन, जिसे कि F2 जनरेशन कहेंगे। और इससे क्या होगा, उससे जो बनेगी F3 generation. So now during the reproductions, variations are introduced at the time of DNA replication। देखो लैंग्वेज में बहुत ज्यादा स्टिक करना, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगी तो बात बिगड़ जाएगी। वेरिएशन किस तरीके से इंट्रोड्यूस होते हैं, हाउ द वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे आर फ्रूटफुल फॉर स्पीसीज बट नॉट द इंडिविजुअल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिखो। सो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हाउ द वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड during reproduction and how variations are fruitful for species, लाभप्रद है but not necessary for individual। Now during the time of reproduction, तो क्या होता है, during but not necessary for individual, during the time of reproduction, ठीक है, variations are introduced due to DNA replication। हमने देखा था कि नहीं, ऐसे खुलता है तो उसमें लगते जाते हैं, गलती से कुछ और लग जाए। so variations कब होता है बताओ, variations are introduced due to, इसकी वजह से DNA replication, DNA replication, variations are introduced during DNA replication either by mutation और किसी भी वजह से, ड्यू टू म्यूटेशन, उसको क्या कहते हैं, टूट फूट या किसी, ठीक है कि नहीं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू DNA replication। DNA replicate होने का क्या मतलब है, एक की दो कॉपी करना, one DNA is, ठीक है, now that is doubling of DNA। now अब ये देखो, these variations are passed on from generation to generation and new variations are further added to it। वो तो पास ऑन हुए ही, देखो वो जो था रेड, क्या वो अगले में नहीं चला गया, जो इसका ग्रीन था क्या वो अगले में नहीं चला गया, और क्या न्यू वेरिएशन और नहीं ऐड हो गए। So these variations are, अगर गलती से कोई वेरिएशन हुआ है तो क्या वो अगली जनरेशन में नहीं जाएगा,
वेरिएशंस आर पास्ड ऑन। हम लोगों ने क्या कहा, कपड़े पहनना शुरू कर दिया, पूंछ से अपनी मक्खियां भगाना बंद कर दिया, तो हम लोगों की पूंछ धीरे धीरे वेस्टिजियल ऑर्गन बन रही है नहीं। तो फिर उसके बाद फिर जिन लोगों में पूंछ नहीं रही वही आगे बढ़ते चले गए। हाउएवर उसके रिमेनेंस रहते हैं। अभी भी हम लोगों में देखोगे तो वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर पूंछ का थोड़ा हिस्सा पीछे, अपेंडिक्स पूंछ की बात कर रहा हूँ, एक बात अपेंडिक्स की बात कर रही है। These variations are passed on, ठीक है, from one generation to other generation, while new variations are, वो तो पास होते ही हैं, new variations are keep on introduced, वो तो होंगे ही ना, वो तो पास होंगे। while new variations get introduced in newer generation, in next generation, इसे क्या कहते हैं, बोलो इसे क्या कहेंगे? It is called, yes, it is called accumulation of variation. It is called, अगर सब एक ही तरीके के बैक्टीरिया हो तो क्या हो, कुछ होगा, और बहुत अच्छे से रह रहे हो तो क्या होगा, अच्छी सोसाइटी नहीं, बोलो, एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो मर जाएंगे। यही बात है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होगा, वो दे विल नॉट बी कंपैटिबल। सो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन देयर कैपेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग, तो उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी कि नहीं। सो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन उनका कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब जरा देखो, ये तो ऐसे सबकी तो बनाई नहीं है। एक मिनट बताना है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं ना। एक मिनट आगे देखिए, वो ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल रहा है, आप इधर तो देखो ना। सो वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। हाउ दीज आर फ्रूटफुल? इफ देयर इज एनी सडन क्लाइमेटिक चेंज, तो वेरिएशन हो गया ना स्पीशीज में, कोई किसी तरीके का, कोई किसी तरीके का, कोई मोटा है कोई पतला है, तो वेरिएशन आ गया। सो इस तरीके से इफ देयर इज सडन, सर जो मोटा पत्ता वाला एग्जांपल दिया सर, वो थोड़ी वेरिएशन में वो एक्वायर्ड हाँ, ट्रेट। acquired. फिर भी मैं बता रहा हूँ, इफ देयर इज अ सडन क्लाइमेटिक चेंज तो ऐसे में सर काले वाले भी सर वो धूप से काले होते हैं इन नेचर, ठीक है। सो मेलानिन की वजह से होते हैं। हाँ, इफ sir. देयर इज सडन क्लाइमेटिक चेंज इन नेचर, देन few member of that species manage to survive ड्यू टू वेरिएशन, ठीक है, in new climate due to variation. However, other which cannot cope up, दूसरे नहीं कर पा रहे हैं तो वो मर जाएंगे। Then few member of population, उसी population के few member of that population which are better suited, जो suited है, better suited to nature, will survive while other डाइंग, which could not cope up with new climate, जो कोप अप नहीं कर सके, will die, थोड़ा सा will die. In this way, species continue to survive. Continue, जो आगे चलती चली जाएगी, है ना। इस वे स्पीसीज, जो प्रजाति है, वो क्या होगी, विल नॉट गेट एक्सटिंक्ट, उसका वो विलुप्त नहीं होगी ना, नो सर, विल नॉट गेट एक्सटिंक्ट,
variations are not necessary for individual as the जो भी gene of their parents were suited to that climatic condition, so इसलिए उसे जरूरत नहीं थी. Because if there is a variation, then there is always a danger that those variations कभी कभी ऐसा वेरिएशन हो जाएगा कि बच्चा मर ही जाएगा, तो ये खतरा रहता है 98%. सो हाउएवर वेरिएशंस 98% खतरा रहता है. म्यूटेशन हो गया, बच्चे का हाथ वैसा हो गया, अपंग पैदा हो गया, वो म्यूटेशन की वजह से ही तो होता है, वेरिएशन की वजह से. और किस वजह से होता है? तो क्यों अपंग पैदा हो रहे हैं? गलत वेरिएशन हो गया. सर वेरिएशन होने के कितने चांस होते हैं? वेरिएशन होने के कितने चांस? 0.0002% चांस होते हैं. सर पर जब आपने बोला था कि सर वो मतलब डीएनए सर वापस जब जुड़े होते तो पीछे एक प्रूफ चेक भी होता है. देखो इसमें देखो होता है, अभी वो सब धीरे धीरे आपको बताएंगे, पत्ते खोलेंगे. अभी हमने बहुत बेसिक चीज बताई है. However, variations are not necessary for individual as without variation their parents continued to survive in pre-existing atmosphere. बिना वेरिएशन के उनके माता पिता अच्छे से जी रहे थे, तो हमें क्या जरूरत थी वेरिएशन की, है ना? As without variation their parents continued to survive. वो सर्वाइव करते रहते हैं. सर्वाइव इन दैट निशीज. निशीज जानते हो ना? क्या होता है? मतलब वो उसी एटमॉस्फेयर में जो पानी में रह रहे हैं, तो पानी में. निशीज का मतलब है एनवायरमेंट. तो वो उसमें रह रहे थे, इसलिए इंडिविजुअल के लिए वो जरूरी नहीं है. बात समझ आ गई? हाँ, निशीज मतलब वो उसमें जिंदा रह रहे थे. जैसे पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक हैं, वो एक्वेटिक में चल रहे थे. जो टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल में चल रहे थे. इतना ही रखो सर. ये और compounds which are not organic are inorganic. ऐसे भी तो बोलते हैं the compound which do not have carbon in it. दो जैसे Na2CO3, NaHCO3, CO2 ये सभी तो हैं. इनऑर्गेनिक है. और इसका नहीं बोला तो ये तो सही है. तो ये क्वेश्चन को पूरा सही तो देखते हैं. 185 नहीं है सर, ये 370 आया सर. सही है सर, मैं चेक करके आऊँगा उसका एड्रेस का. 370 तो है. बेटा 20 के लिए बोलो. तो ये डायरेक्ट अपनी भी होती है. उसका मतलब भी नहीं. वो बात नहीं दिखा. मैं ठीक है, नहीं देखा. नहीं तो क्या करेगा देखिए. ऐसे दिया होता है ऐसे डिफरेंस. तो शुरू से तो ये उसका क्या करेगा, तो ये सब अभी तो 3 मिनट और बाद में लगाऊंगा सर. वो लास्ट में बटन नहीं आया. लास्ट में बटन दबाया. मतलब अगर उसमें वेरिएशन ना होगा तो नाम आपके तरह होता है. इसके नाम बिना वेरिएशन की parents continue to survive in that niche. NICHES. NICHES. तुम लैब्स मत करो, नहीं तो वीक होती जाओगी. कभी कार्बन कंपाउंड में नहीं सर. ये उससे क्या होगा कि बड़ी चीज पढ़ाई जा रही है. मतलब वो उसके साथ
तारतम्य में नहीं बैठा सके, सामंजस्य, कोप अप नहीं कर, गेट अलॉन्ग नहीं हो सके। इनऑर्गेनिक का दो सब्सटेंस विच आर नॉट ऑर्गेनिक, जो हाइड्रोकार्बन नहीं बनते बहुत सारे In that जो नहीं के बाद हाइड्रोकार्बन से बनते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं Thank you, sir. और फिर ये कोल्ड डायमंड उसमें क्यों नहीं डायमंड तो कार्बन और अब हम भी देख रहे हैं क्योंकि आप मुझे बोल रहा है ना, उसमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? कार्बन कार्बन है, कार्बन नहीं है, मुझे पता इस चीज को देख रहे हैं। गूगल में बहुत सारे हैं, तो एक देखेंगे। वैसे सब जगह यही डेफिनेशन है, दो सब्सटेंस व्हिच आर नॉट ऑर्गेनिक आर कार्डिनल। वेलकम 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 बेटा।